गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत संधि प्रकरण का अध्ययन कर लिया है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण का अध्ययन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी कर लिया है। तो संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सब का अध्ययन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। प्रवेशिका के अनुसार अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी करना है। वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी को पूरी ही हम पढ़ाएंगे, संज्ञा विचार भी अच्छे से पढ़ाएंगे, सिद्धि सहित पढ़ाएंगे। जितना भी प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में है सब पढ़ाएंगे, सिद्धि सहित पूरा जैसे उसमें दिया है। और उसकी प्लेलिस्ट भी उदयाचलम के चैनल पर अलग से बनवा दी जाएगी। आप लोग वहाँ से जाके यदि डीप स्टडी चाहते हैं व्याकरण का तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। टीजीटी के सिलेबस में एक ही पुस्तक है ग्रामर के संदर्भ में, यद्यपि इसलिए है क्योंकि ऐसा सोचने वालों को, जिन्होंने इस सिलेबस का निर्माण किया था टीजीटी के लिए, उनको यह आभास था अच्छे से कि इसके पहले आप लोगों ने संस्कृत व्याकरण का ठीक ठाक अध्ययन कर लिया है, इसलिए आपको जो मुख्य मुख्य फैक्ट हैं इसके लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका इस किताब को रखा है इस सिलेबस में। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रवेशिका के आधार पर ही बस संस्कृत तैयार करें। इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने भी ऐसा सोच के इस किताब को इस सिलेबस में रखा है वो जानते थे कि आप लोगों ने इसके पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है ये एग्ज़ाम, इसके पश्चात हम लोग हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाने के अर्ह हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। तो इसका अर्थ वो समझते हैं कि आप लोगों ने ठाक संस्कृत का व्याकरण का अध्ययन कर लिया, इसका अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी तो आप लोगों की तैयार ही है। तो प्रवेशिका में जितना भी व्याकरण है हम लोग इसको टीजीटी इस एग्ज़ाम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। डीप स्टडी के लिए प्लेलिस्ट लघु सिद्धांत कौमुदी की बना दी जाएगी चैनल पर, आप लोग उस वहाँ से पढ़िएगा। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत हम लोगों ने संधि प्रकरण को पढ़ लिया है, उसका भी स्वर संधि का जो संभावित प्रश्न है वो भी आप लोगों को मिल चुका है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो संभावित क्वेश्चन है, कुछ प्रश्नोत्तर है, वो भी दे देंगे संभवतः आज या कल आप लोगों को मिल जाएगी वो भी फाइल। तो अब ये जो नया संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का संज्ञा विचार है इसका अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें शब्द रूप आएंगे। शब्द रूप भी हम लोगों को जितना पाठ्यक्रम में है टीजीटी के वो पढ़ लेने हैं, सारे अच्छे से पढ़ने हैं, तैयार करने हैं उसको। तो ये हो गया, ये अलग से प्रकरण है। अब संज्ञा विचार इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की जब भूमिका हम लोगों ने पढ़ी है, भूमिका में ही उन्होंने दिया है कि वाक्य भाषा का आधार होता है और शब्द वाक्य का आधार होता है। तो शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से भाषा बनती है। ये भूमिका में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे परिचय कराने के लिए फिर भी दे दिया है। अब शब्द क्या है, तो शब्द यहाँ पे शब्द वाक्य का आधार है ये कह रहे हैं। तो शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। शब्द का वह रूप जो वाक्य और शब्दों के रूप में या संदर्भ में बदलता रहता है, जैसे बदलता रहता है। अब इसके अंतर्गत दे रहे हैं कि जैसे नाम ये संस्कृत में बोला जाता है। नाम का अर्थ है, इसको हिंदी में बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो नाम क्या है, नाम संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए वह संज्ञा है। अर्थात लोक में व्यवहार चलाने के लिए किसी को कुछ नाम दिया जाता है, बिना नाम के काम कार्य व्यवहार ही नहीं चल सकता संसार में। इसीलिए नाम की बेहद ही आवश्यकता होती है, नाम या संज्ञा की। तो नाम है संज्ञा। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और आख्यात। आख्यात क्या है, ये भी संस्कृत में आख्यात शब्द ही आया करता है। आख्यात का अर्थ है, इसको हिंदी में समझेंगे, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य का होना या करना बोध हो वह क्रिया है। तो आख्यात ही क्रिया है। संस्कृत में आख्यात बोलते हैं, हिंदी में इसको क्रिया बोलेंगे। तो नाम और आख्यात ये मुख्य है। संज्ञा हम लोगों ने समझ लिया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे राम जाता है। अब फिर जब उसी को दोबारा बोलेंगे तो वहाँ पे राम जाता है, राम पढ़ने के लिए जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे, बार बार राम का ही प्रयोग नहीं करेंगे, इससे वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है।
तो जब एक बार मुख्य शब्द का नाम लिया जाएगा, जैसे राम, वह राम जाता है, तो राम कहाँ जाता है? राम पढ़ने के लिए, राम जाता है, वह पढ़ने के लिए जाता है। जब दूसरी बार उसी शब्द को दोहराएंगे तो वहाँ पे उसका नाम न लेके उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग आता है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। अब विशेषण क्या है? तो जो संज्ञा की विशेषता, वैशिष्ट बताए उसको विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यहाँ पे बहुत तेज है, ये सब विशेषण हो गए, उसकी वैशिष्ट बताए, उसके चरित्र की गुणवत्ता बता रहे हैं। अब ये आख्यात हम लोगों ने पढ़ा, किसी काम का करना या होना क्रिया है। इसके पश्चात ये शब्द का वह रूप हो गया जो वाक्य और शब्दों के रूप में बदलता रहता है या संदर्भ में बदलता रहता है। तो उस नाम और आख्यात ऐसे हैं जो परिस्थिति के अनुसार या व्यवहार के अनुसार बदलते रहते हैं, उनमें बदलाव होता है, उनमें लोच होता है। किंतु दूसरा रूप, शब्द का दूसरा रूप वह है जो सदा समान रहता है। उसमें सदा समान रहने का अर्थ यह है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो रूढ़ होता है, एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है। अब ऐसे शब्दों में कैसी कैसी चीजें आती, तो यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे यदा कदा आदि अव्यय। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में अव्यय का प्रकरण अलग ही है, काफी लंबी सूची दी गई है जो शब्द अव्यय हुआ करते हैं। तो कुछ एकदम फैक्ट, एकदम निश्चित अव्यय हो जाते हैं, कुछ हैं जो प्रत्यय लगा के अव्यय बना करते हैं। अब यहाँ पे क्रिया जैसे यदा कदा आदि अव्यय तथा कर्तुम गत्वा, यहाँ पे प्रत्यय लगा के अव्यय बन रहे हैं। कर्तुम यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लग रहा है, इसका अर्थ है करने के लिए। गत्वा इसका अर्थ है जाकर, तो यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, प्रत्यय लगा के ये अव्यय बन गए हैं। आदि कुछ क्रियाओं के रूप, तो ये क्रियाओं के रूप है यदा कदा आदि अव्यय। अब इसके पश्चात संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष, इंग्लिश का व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं तो वहां भी पुरुष का अध्ययन हम लोगों को कराया जाता है। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये विभाजन इसलिए है कि जब कर्ता किसी के विषय में बात करता है, ऐसा व्यक्ति जो कर्ता के सामने मौजूद न हो, स्थित न हो, आंखों के सामने न हो, तब उसको प्रथम पुरुष कहेंगे या अन्य पुरुष कहेंगे। अर्थात जिसके विषय में बात की जाए, इसका मोटा मोटा नियम यही है कि जिसके विषय में बात की जाए वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष है। जिससे बात की जाए, जो हमारी आंखों के सामने है, उसको मध्यम पुरुष कहेंगे। और जब अपने विषय में बात की जाए तब वह व्यक्ति उत्तम पुरुष में आता है। जब अपने विषय में हम सब, हम कहा तो एक वचन हो गया, हम सब तो बहुवचन हो गया, हम दोनों ये 2 वचन हो गया। इसी प्रकार मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब, ऐसे व्यक्ति जो कर्ता के सामने मौजूद है, जिसको वो देख रहा है, छू सकता है, ऐसे व्यक्ति मध्यम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और उत्तम पुरुष जो आंखों के सामने मौजूद न हो, कर्ता उसको देख न सके, उसको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। इसी को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं। वहाँ पे मोटा मोटा नियम है। जबकि हमारे यहाँ उत्तम पुरुष के संदर्भ में कहा जाए, जब कर्ता अपने विषय में बात करेगा, वहाँ तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके दे देते हैं। अब संस्कृत में 3 वचन होते हैं। 3 वचन में 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन, ये अपनी संस्कृत की विशेषता है। अन्य भाषाओं में 1 वचन, 2 वचन, 1 वचन, बहुवचन ही हुआ करते हैं, 2 वचन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 1 वचन से केवल 1 का बोध होगा, 2 वचन से केवल 2 का बोध होगा। जब 2 से अधिक हो जाएंगे, अर्थात 3 संख्या हो गई, जैसे 3 हुआ कि वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे, तो बहुवचन। तो 1 वचन से सिर्फ 1, 2 वचन से सिर्फ 2 का बोध होगा, और बहुवचन से 3 से बहुवचन में आ जाता है। ये इन दोनों पर ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं टीजीटी में, 1 वचन के अंतर्गत, 2 वचन के अंतर्गत। तो ये फैक्ट जो भूमिका में दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट करके दे रहे हैं। ये ऐसे ही लिख लीजिए, आप लोग चार्ट बना लीजिए जैसे यहाँ पे दे रहे हैं। अब संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक, पुल्लिंग से पुरुष जात का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जात का बोध होता है, नपुंसक लिंग से ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे चीजों का बोध है। व्यक्ति नहीं आएंगे इसके अंतर्गत कदापि, क्योंकि व्यक्ति सदैव श्वास प्रश्वास, जिसमें प्रश्वास की गति होती है, श्वास लेता है या प्राणवायु होती है, वो सजीव हो गया। तो सजीव का या तो वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, या फिर दोनों का मिक्सअप रूप होगा। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग वो है जो निर्जीव होता है, जिसमें गति और श्वास प्रश्वास न हो, वो नपुंसक लिंग है। किंतु ये बेहद ही जटिल प्रकरण है संस्कृत भाषा में। संस्कृत में लिंग भेद काफी कृत्रिम है, और कोई एक शास्त्र पढ़ के आपको लिंग का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कृत्रिम है। एक ही शब्द के देखते हैं कि संदर्भ के अनुसार भेद हो जा उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्त्रियों के लिए जैसे कहा जाता है जैसे स्त्री, स्त्री से स्त्री जात का बोध हो रहा है, स्त्री, महिला, ये सब प्रविष्का के ही उदाहरण है। गृहिणी इत्यादि से सब स्त्री जात का ही बोध हो रहा है। स्त्री, महिला, गृहिणी, स्त्री जात का ही बोध रहा है। किंतु एक शब्द है यहाँ पे दार, दार या दारा इसको कहते हैं। इसका भी अर्थ है स्त्री के लिए ही होता है, किंतु ये इसका लिंग पुल्लिंग होता है, ये पुल्लिंग में आएगा। तो इसीलिए संस्कृत भाषा में जो लिंग प्रकरण है वो काफ़ी कृत्रिम होता है और उसको समझना बेहद ही कठिन होता है। कोई एक शास्त्र पढ़ के आप उसका ज्ञान नहीं पा सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि डीप स्टडी आप साहित्य का कीजिए। साहित्य जब हम लोग खूब पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे संदर्भ आए रहते हैं जहाँ पे ये सब प्रयोग हुआ करते हैं, तो साहित्य पढ़ के धीरे धीरे हम लोगों को उसका गहन अध्ययन हो जाता है लिंग संबंधी। तो दार ये पुल्लिंग में है, इसीलिए इसको कृत्रिम कहा जाता है। तो ये महिला, स्त्री, दार का अर्थ भी स्त्री है, किंतु ये इसका लिंग पुल्लिंग है। अब इसी तरह शरीर के लिए शरीर, देह, शरीर, देह। अब फिर एक और शब्द आता है तनु। तो इससे इन तीनों से ही काया का बोध होता है, जिसमें श्वास प्रश्वास की गति हो, जो सजीव हो और जिसमें गति हो, वो शरीर है। अब शरीर कोई भी हो सकता है, मनुष्य का हो या पशु का हो, शरीर है। तो यहाँ पे शरीर और देह, अब ये दोनों ही नपुंसक लिंग में आ जाएंगे, किंतु यहाँ पे तनु स्त्रीलिंग में है। इसीलिए लिंग प्रकरण काफी कृत्रिम है संस्कृत भाषा का। और भी ऐसे शब्द हैं। अब एक शब्द है यहाँ पे गो। गो शब्द है, संस्कृत में गो शब्द आता है। तो गो शब्द का जब बैल के अर्थ में इसका प्रयोग होगा तब ये पुल्लिंग में आ जाएगा, और जब गाय के अर्थ में इसका प्रयोग होगा तब ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो शब्द एक ही है, लेकिन वहां पे संदर्भ के अनुसार उसके लिंग बदल जाते हैं। गाय, बैल, अब ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। ये सब समझने के लिए और कुछ ऐसे प्रत्यय होते, जैसे सर्वनाम में एक अन्य शब्द है, अन्य, ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए जिसका, वो सर्वनाम है। यहाँ पे इसके तीन, अब ये संदर्भ के अनुसार इसके तीन भेद हो जाएंगे। जैसे ये स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होगा, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो इसको अन्य कहेंगे, और ये स्त्रीलिंग हो गया तो ये तीनों ही लिंगों में इसका प्रयोग होता है। और जब ये पुल्लिंग में आएगा तब इसको अन्य कहेंगे, और जब ये नपुंसक लिंग में आएगा तब इसको अन्यम कहेंगे। तो ये ऐसा शब्द है जो तीनों ही लिंगों में आया करता है। तो इसलिए जो संस्कृत का लिंग भेद है, इसको काफ़ी कृत्रिम कहा जाता है, काफ़ी टफ कहा जाता है, क्योंकि कोई एक शास्त्र पढ़ के इसको आप नहीं जान सकते हैं जब तक आप गहन अध्ययन साहित्य का न करें। तो ये हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रविष्का के अंतर्गत संज्ञा विचार का भूमिका संबंधी संदर्भ पढ़ लिया है। अब आगे के प्रकरणों का भी अध्ययन करेंगे हम लोग। धन्यवाद साथियों आप सभी का।